तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगला टॉपिक हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग का ये टॉपिक है कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो अगर यहाँ पर इसकी मीनिंग की बात कहें तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाना, और ये किसी प्राकृतिक कारण से ना हो बल्कि मानवीय गतिविधियों की वजह से हो रहा है। तो वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, जिससे पूरे भूमंडल का जो औसत तापमान है वो बढ़ रहा है, इसी पूरी स्थिति को हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। अगर आप देखें कारण क्या है, तो एक तरह गैसेस होती हैं जिनको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ गया है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग का घटना बढ़ गया है। कारखानों से निकलने वाला धुआं हो गया, गाड़ियों से जो ईंधन जलता है वो हो गया, पेड़ों की कटाई, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरह के ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ावा देता है। तो ये गैस वातावरण में गर्मी को फंसा लेती हैं, और जिससे कि होता क्या है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहता है। तो सूर्य से जो ऊष्मा हमारी पृथ्वी पर आती है वो एक निश्चित मात्रा में बाहर चली जानी चाहिए, उसको गैसों से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन जो गैसों का जब घनत्व बढ़ जाता है तो क्या होता है कि वो उसमें बाहर नहीं निकल पाती, जिससे कि हमारी पृथ्वी का जो तापमान होता है वो औसतन रूप से बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग है। जंगल कटाई से क्या होता है कि पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। सब लोगों ने देखा है इससे पहले भी कि फोटोसिंथेसिस के लिए वो ऑक्सीजन CO2 लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, O2 बाहर छोड़ते हैं। लेकिन जब पेड़ कट जाते हैं तो प्राकृतिक रूप से जो कार्बन के सिंक होते हैं कम हो जाते हैं, और इस वजह से भी ग्रीन हाउस गैसों का स्तर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। खेती के लिए बात करें तो बहुत अधिक मात्रा में जब हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें भी ज़्यादा निकलती है, जो कि हम उर्वरकों में क्या ले रहे हैं, नाइट्रोजन ही मुख्य रूप से यूज कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड बाहर निकलती है तो वो भी ग्रीन हाउस गैस है, और वो भी एक तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है। इसकी वजह से प्रभाव क्या हो रहा है, जलवायु में गर्माहट आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ जो है पिघल रही है तेज़ी से, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का औसत रूप से। इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। समुद्र किनारे के जो क्षेत्र हैं वो समुद्र के स्तर के बढ़ने से खतरे में आ जा रहे हैं। अगर हम एक चीज़ और देखें तो बहुत ज़्यादा मौसमी घटनाएं बढ़ना शुरू हो गई हैं। मौसम बहुत तेज़ी से एक तरह से बेमेल तरीके से काम कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम का जो चक्र होता है वो असंतुलित हो रहा है। ठीक है, कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं तूफान बड़े बड़े आ रहे हैं, कहीं पर आंधी, हीट वेव, इस तरह की आपदाओं की संभावना बढ़ती जा रही है। जीवन पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है कि जैसे जैसे हमारे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है तो जो पूरा संरचना है, जैवमंडल है, पूरा कृषि के उत्पादन पे जितना भी पौधों के विकास का क्रम है वो सब बिगड़ने लगता है। कई जीव जंतुओं के लिए अनुकूल वातावरण खत्म होने का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य की बात करें तो गर्मी बढ़ने से हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से प्रदूषण भी बढ़ता है, सांस संबंधी बीमारियां भी बढ़ रही होती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के करने से कुछ होना है, लेकिन शुरुआत एक व्यक्ति से ही होगी। तो सामूहिक स्तर पर भी प्रयास करने होंगे हमें। हम कम ईंधन जलाने वाले वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना हो सके सार्वजनिक परिवहन का सहारा लें, पेड़ लगाएं, पर्यावरण को संतुलित रखने में योगदान दें, और सरकारों को भी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आप जैसे समझ लो कि जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने में मदद करती है। जरा देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप समझे जरा सा, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी का स्तर है, इसके चारों तरफ इस तरह से वायुमंडल है, ये हमारा वायुमंडल है जिसको हमने मान लीजिए एक हरे रंग से यहाँ पर दिखा दिया। अब सूर्य का प्रकाश जो होता है वो यहाँ से आता है, इस वायुमंडल से प्रवेश करके पृथ्वी से टकराता है, और पृथ्वी से ये ज़मीन है, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, समुद्र है, ये सबसे रिफ्लेक्ट होता है। अब होता क्या है कि जब वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है तो उसका वेवलेंथ, पहले यहाँ वेवलेंथ कुछ और होता है, यहाँ वेवलेंथ कुछ और होता है, चेंज हो जाता है। तो जब ये प्रकाश वापस जाता है तो ये जो गैसों की लेयर है, इस गैस की लेयर से इसकी थोड़ा सा परावर्तित हो जाता है, तो कुछ प्रकाश वापस लौट आता है, कुछ वापस से चला जाता है। तो आपका एक्स अमाउंट का जो प्रकाश आया सूर्य से, उसका मान लो कि 90% अंदर आ गया, फिर 90% से मान लो 70% रिफ्लेक्ट हो गया, उस 70% का 20% वापस रिफ्लेक्ट हो गया, और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वापस चला गया।
तो इस तरह से एक अनुपात होता है। लेकिन जब हमारे पास गैसों का यहाँ पर घनत्व बढ़ने लगता है तो होता क्या है, रिफ्लेक्ट होने वाले प्रकाश की मात्रा यहाँ से बढ़ जाती है, बाहर जाने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। तो जो प्रकाश की मात्रा नहीं जा पाती, अंदर ही अंदर आ जाती है, वो क्या करती है, उसके तापमान को फिर से बढ़ाती है। इसी घटना को हम ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहते हैं। ये हमेशा से रहा है, हमारे हवा में हमेशा से CO2 रही है, भाप रही है, थोड़ी मात्रा में H2S, SO2 ये सब गैसेस रही हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये सब बढ़ गई हैं, ईंधनों के इस्तेमाल से, कारखानों के इस्तेमाल से ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो कि अब खतरनाक बात है। तो ये लिखा है वातावरण को गर्म करने के लिए प्रयोग होती है, या उसी सिद्धांत पर काम करता है जैसे ग्रीन हाउस या कांच का घर करता है। चलो इसको थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। सूर्य से निकलने वाली किरणें दो तरह की होती हैं, एक होती है दृश्य और एक होती है अवरक्त, मतलब जिसकी एक होती है 4000 7000 एंगस्ट्रॉम जिसको हम देख सकते हैं, एक होती है 7000 से ऊपर जिसको हम नहीं देख सकते। तो क्या होता है कि दृश्य प्रकाश जब धरती तक पहुंचता है तो जमीन, समुद्र, वायुमंडल को गर्म करता है, फिर पृथ्वी से ऊर्जा छोड़ती है। लेकिन इस बार वो रेडिएशन जब वो पृथ्वी से वापस जाती है तो उसका रेडिएशन वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, हरित गैसें होती हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और ये वातावरण मौजूद कुछ विशेष गैसें हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड होती हैं। ये गैस क्या होती हैं, जो पृथ्वी से अवरक्त विकिरण आ रहा है, जो वापस रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है, उसको पूरी तरह से अंतरिक्ष में नहीं जाने देती, उसको पूरी तरह से अंतरिक्ष में नहीं जाने देती हैं, बल्कि कुछ भाग को वापस पृथ्वी की ओर मोड़ देती हैं। इस वातावरण को गर्म रहता है और पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। अब ये होता है कि पृथ्वी का औसत तापमान, अगर ग्रीन हाउस गैस ना होती, अगर ये प्रभाव ना होता, तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि जीवन के लिए तो अनुकूल नहीं होता जिस तरह का जीवन है। अब इन गैसों ने ही इसके तापमान को ठीक ठाक कर रखा है। तो इसका मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट फ़ायदेमंद है। अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट मूल रूप से फ़ायदेमंद है, लेकिन इसकी मात्रा का बढ़ना नुकसानदायक है। तो ग्रीन हाउस गैसें, हालांकि ग्रीन हाउस के लिए फ़ायदेमंद, लेकिन समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन प्राकृतिक जो नेचुरल लिमिट है उससे ज़्यादा हो जाता है। जैसे हमारी मानव गतिविधियाँ हैं, हमने जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला, तेल ये सब जलाना सीख लिया, वनों को काट दिया, औद्योगिक प्रक्रियाएं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल से स्तर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा हमारे पास कुछ अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैसें भी आ गई, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, पर इसकी वजह से बाढ़, सूखा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और जिन पर शोध जारी है और हो सकता है और भी हमें आगे समय में दिखना शुरू हो जाए। तो ग्रीन हाउस एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है अगर हम देखें तो, लेकिन अत्यधिक उत्सर्जन को हमको नियंत्रित करना चाहिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा, अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाते हैं, वनों कटाई को कंट्रोल करते हैं, ऊर्जा की खपत कम करते हैं, तो हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि इसके प्रभाव, इसके अच्छाई के बारे में बताओ। मतलब हम मूल रूप से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो प्राकृतिक रूप से है उसकी अच्छाई के बारे में बताओ। तो उस पर सवाल पे जवाब ये है कि पृथ्वी के वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद ग्रीन हाउस गैस जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कंबल की तरह काम करती है जो सूर्य की गर्मी को रोक करके पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है। चलिए इसको समझने के लिए आगे देखते हैं क्या लिख रहे हैं कि तापमान का नियंत्रण इसी से होता है। जो सूर्य से निकलने वाली किरणें जब पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो जमीन गर्म हो जाती है, लेकिन पृथ्वी से ये गर्मी वापस अंतरिक्ष में चली जा सकती है। तो प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, इस प्रक्रिया में बाधा डालती हैं। कुछ गर्मी को अपने पास सोख लेती हैं जिससे पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है। ठीक है, बिना इन गैसों के क्या होता है, रात में तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाएगा और दिन में पृथ्वी काफ़ी ठंडी रहेगी, और दिन में भी पृथ्वी ठंडी रहेगी अगर ये ना होती तो ये कैसे क्या करती है, ये हमारे लिए एक उपयुक्त माहौल, एक उपयुक्त वातावरण बनाए हैं। ये कैसे पृथ्वी के वातावरण को रहने योग्य बनाती हैं। पानी को द्रव अवस्था में रखने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है, वरना सब जम गया होता, ना होती तो पानी जम गया होता और जीवन, तरल पानी का अस्तित्व खत्म हो गया होता। जो जीवन की प्रक्रियाओं में एडिंग लाइफ प्रोसेसेस हैं। कुछ ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, पौधों के लिए सीधे तौर पर भोजन काम करती हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये भी
कार्बन डाइऑक्साइड भी इस तरह से ग्रीन हाउस गैस होने के बावजूद भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर संक्षेप में कहें तो प्राकृतिक मात्रा में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित भी करती हैं, वातावरण को रहने योग्य बनाती हैं और पौधों के पोषण में भी मदद करती हैं। ये सब मिलकर के जीवन के अस्तित्व को संभव बनाते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है, इससे पृथ्वी का तापमान असमान रूप से बढ़ रहा है, जो गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे रहा है। इसीलिए हमें अपने कार्यों का वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए। ये हमारी अपेक्षाएं हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि भाई अम्ल वर्षा क्या होती है, एसिड रेन क्या होती है। तो अम्ल वर्षा तब होती है जब वर्षा का जल असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, उसमें एसिड बढ़ जाता है। तो प्राकृतिक रूप से वर्षा का जल हल्का सा अम्लीय होता है, यानी उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम गतिविधियों की वजह से क्या होता है, ये अम्लीयता काफ़ी बढ़ जाती है। अब होता क्या है, इसका मुख्य कारण कौन है? वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के स्रोत से कारखानों के चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, वाहनों से निकलने वाला धुआं है, कोयले को जलाने से जो SO2 निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, ये सारी गैसें हैं। ये सब कहाँ रहती हैं? हवा में ही मिल जाती है। तो बारिश के पानी में क्या होता है, ये उनसे रिएक्ट कर लेती हैं, H2SO4 या HNO3 जैसे एसिड बनाते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो ये गैसें वायुमंडल में जल वाष्प और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाएं करती हैं। इसके वजह से सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड भी जैसे बन जाते हैं। तो अम्लीय वर्षा का निर्माण, ये जल की बूंदे में घुल जाते हैं अम्ल, और इससे वर्षा का जल जो है वो अम्लीय हो जाता है। अगर इसकी हम वैल्यू की बात करें, साइंटिफिक वैल्यू की बात करें, तो शुद्ध जो वर्षा होता है वो थोड़ा सा अम्लीय होता है। इसका जो pH वैल्यू है 5.6 होता है, 6 से थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जब वर्षा का pH मान 5.6 से भी कम हो जाए तो हम कहेंगे भाई ये एसिड रेन है। अब अम्लीय वर्षा जितनी तेजाबी होती है, पर्यावरण पर उतना ही ज़्यादा उसका नुकसान पड़ता है। जितना कम होगा 5.6 से, उतनी ज़्यादा खतरनाक बारिश होगी। तो अब ये एक गंभीर पर्यावरण की समस्या है। इसको पूरी तरह से तो ख़त्म करना तो मुश्किल है, लेकिन हम इसके प्रभाव को कम करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। जैसे ईंधन परिवर्तन, ऐसे ईंधन का उपयोग करें जिसमें सल्फर की मात्रा कम हो या ना हो। तो जैसे प्राकृतिक गैस है या हाइड्रोजन ईंधन है, कोयला जैसे सल्फर वाले ईंधनों को हमको इस्तेमाल में कम लाना चाहिए, क्योंकि सल्फर से ही सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। वायु प्रदूषण को हम उद्योग से जो स्क्रबर जैसे, या हम चिमनियों में खास तरह के स्क्रबर लगाते हैं, इसे वायु नियंत्रण उपकरण का इस्तेमाल करना होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को हम कम करने में मदद कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ कैटलिस्टिक कन्वर्टर भी लगाते हैं जो कि नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को भी कम करते हैं। तो हम हवा में सल्फर ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड को पहले से ही कम कर दे रहे हैं। अगर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना हो तो जैसे कोयला, तेल, जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर हम पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जल विद्युत, हाइड्रो पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जल प्रदूषण में कमी आएगी। तो जाहिर सी बात है एसिड रेन में भी हमको सहायता, एक तरह से राहत मिलेगी। वनों का संरक्षण करें, वृक्षारोपण को बढ़ावा दें। वनों का पेड़ पौधों के वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और अम्लीय वर्षा को भी कम करते हैं। कई बार क्या होता है कि झीलों, नदियों में चूना मिला देते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी की अम्लीयता को भी कम करने में मदद मिलती है। तो ये भी एक कुछ तरीके होते हैं हमारे पास। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि एक देश में जहाँ SO2 निकला, जहाँ नाइट्रस ऑक्साइड निकला, केवल वहीं वर्षा हुई। पता लगा बहुत सारी सीमाएं मिली हुई हैं। एक देश में समस्या है, दूसरे देश में बारिश हो रही है, तो दूसरा देश जो कि उस तरह से योगदान नहीं दे रहा है वायु प्रदूषण, फिर भी वो अम्ल वर्षा को पा रहा है। तो अम्ल वर्षा जो होती है ये एक सीमा पार की समस्या है, और इसके नियंत्रण के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग की आवश्यकता है। अलग अलग देश को मिल करके एयर पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि एक व्यापक रणनीति हमको बनानी ज़रूरी है। इस तरह के उपाय अगर हम ले लें तो हम कुछ हद तक प्रभावी ढंग से पर्यावरण को एक उपयोगी बना सकते हैं। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और समस्या हमारे सामने आती है कि भाई ये ओजोन डिप्लीशन क्या है। ओजोन के बारे में मालूम है कि ओजोन हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपर परत होती है। इस परत में का काम होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रे हैं उनको बाहर उनको वापस लौटा देना, ताकि हमारे जीवों को अल्ट्रावायलेट का एक्सपोजर कम से कम मिले। लेकिन जब ये परत पतली होना शुरू हो जाती है तमाम तरह की गैसों की वजह से, तो फिर हम एक खास तरह की समस्या में आ जाते हैं।
तो ओजोन डिप्लीशन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत पर समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, वहाँ ओजोन गैस की मात्रा में कमी हो जाती है। इसी को हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। एक गंभीर पर्यावरण समस्या है। ओजोन के बारे में आप समझें कि सूर्य से जब अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। इसमें जो यूवीसी होती है ये सबसे खतरनाक होती है। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं सबसे खतरनाक होती हैं, लेकिन ये पृथ्वी के वायुमंडल में सोख ली जाती हैं। यूवीबी जो होती हैं ये भी हानिकारक होती हैं, लेकिन ओजोन इनका ज़्यादातर हिस्सा सोख लेता है, जिससे धरती तक नहीं पहुँचती। ओजोन परत जो होती है ये 3 परमाणुओं से मिलकर, O3 होती है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। अब ओजोन क्षरण कैसे होता है? तो जैसे मानवीय गतिविधि जैसे हम लोग हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को वायुमंडल में छोड़ा, इसमें कुछ रसायन निकलते हैं, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ये ओजोन में जाते हैं तो सूर्य के प्रकाश की वजह से टूटते हैं और क्लोरीन परमाणु छोड़ते हैं। ये क्लोरीन परमाणु ऑक्सीजन के साथ मिल करके उसको नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रसायन भी होते हैं जो ओजोन को पतला कर देते हैं, ओजोन की लेयर को। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गई वहाँ जाके उस ओजोन के एक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गई, तो इससे क्या हुआ, ओजोन वहाँ पर पतला होना शुरू हो जाता है। तो जब पतले होने से, ओजोन की परत के पतले होने से सूर्य की जो यूवीबी किरणें होती हैं अब वो धरती तक आना शुरू हो जाती हैं। इससे त्वचा कैंसर हो गया, मोतियाबिंद, पेड़ पौधों को होने वाले नुकसान, खतरा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो समुद्रों पे जब वो किरणें पहुंचती हैं तो वहाँ पर भी नुकसान पहुंचाती हैं। क्या किया जा रहा है इसके लिए? तो ओजोन की गंभीरता को समझने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कदम उठाए गए। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। मॉन्ट्रियल एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक संगोष्ठी हुई, वहाँ एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिस पे सभी देशों, बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किए। उसके हिसाब से कहा गया कि CFC जैसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को उत्पादन और उपयोग को कम करने या आखिर बंद करने को हमको मोटिवेट किया गया। इस प्रोटोकॉल की वजह से ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन ये धीमी तरीके से ठीक हो रही है। हमें ओजोन के संरक्षण के लिए जागरूकता चाहिए और ODS के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ODS मतलब होता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से बचना चाहिए। साथ ही साथ पर्यावरण को दूषित करने वाली गतिविधियों को कम करने का भी प्रयास करना चाहिए। तो ये सामूहिक रूप से होने वाले प्रयास हैं जिनसे हम इसे निकल सकते हैं। एक और सवाल जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, जन मतलब लोग, संख्या मतलब उनकी नंबर। तो ये एक जटिल मुद्दा है और इससे कई प्रभाव है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, हमने वैज्ञानिक रूप से समृद्धि होने के साथ साथ हम ऐसे स्वास्थ्य सुविधाएं आज डेवलप कर चुके हैं जिससे मृत्यु दर को कम कर दिया है। मतलब अब कम लोग मरते हैं, चिकित्सा सुविधा अच्छी हो गई है। तो चिकित्सा विज्ञान में जो प्रगति हुई है से एक बेहतर स्वच्छता और पोषण के कारण जो है अब मृत्यु दर में गिरावट आई है। इससे लोगों की औसत उम्र बढ़ी है और जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जन्म दर में वृद्धि हुई है। कुछ देश हैं जैसे विकासशील देशों में पारिवारिक परंपराएं हैं जहाँ पर सामाजिक सुरक्षा कम या श्रम बच्चों की आवश्यकता के कारण जो होता है जन्म दर जो है अधिक रहती है। जल्दी विवाह, कुछ संस्कृतियों में कम उम्र में विवाह की बात आम है जिससे बच्चे पैदा करने का समय बढ़ जाता है और इस वजह से भी जनसंख्या की वृद्धि होती है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो गर्भ निरोधक उपायों का कम इस्तेमाल हो रहा है। तो जहाँ पर गर्भ निरोधक उपायों की पहुँच या जागरूकता कम है वहाँ पर भी इस तरह से गर्भ की संभावनाएं बढ़ी रहती हैं जिसकी वजह से जनसंख्या की वृद्धि भी होती रहती है। प्रभाव की बात करें तो अगर हम सकारात्मक प्रभाव की बात करें, ज़्यादा लोग हो रहे हैं पृथ्वी पर तो क्या हो रहा है? एक तो कार्यबल बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या से श्रम बाजार में श्रमिकों की संख्या बढ़ रही, मजदूर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा मजदूर होंगे, ज़्यादा काम करेंगे, आर्थिक विकास की गति मिलेगी। बाजार बढ़ेगा, उपभोक्ता बढ़ेंगे क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ उपभोग कर रहा होगा तो उसकी मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो उद्योग के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब लोग हैं, नई नई समस्याएं होंगी तो नए नए इनोवेशन करेंगे, डिस्कवरी करेंगी। प्रतिभाशाली लोगों की संख्या भी उस हिसाब से अधिक होगी तो आविष्कार बढ़ेंगे। अब नकारात्मक प्रभाव की बात करें, संसाधन तो सीमित हैं, हवा पानी तो सब, जमीन निश्चित है, आवास ऊर्जा की मांग सबको है। तो ऐसे में क्या होगा, गरीबी और भुखमरी की समस्या बढ़ती है, रोजगार की कमी होती है। बढ़ती जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, रोजगार के अवसर उतनी तेज़ी से पैदा करना किसी भी सरकार, किसी भी संस्था के लिए बड़ी ही मुश्किल की बात होती है। तो ये बेरोजगारी को बढ़ाती है। बेरोजगारी तमाम तरह की सामाजिक समस्याओं का जड़ हो जाता है। पर्यावरण में बढ़ती आबादी के कारण लोग वन काट रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन में जुड़ने वाली प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं।
अगर स्कूल अस्पताल चाहिए, परिवहन सुविधाएं चाहिए, सड़कें चाहिए, सब पे दबाव बढ़ रहा है और इससे गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि एक मुद्दा बहुत ही बुरा है। अच्छे बुरे दोनों पहलू हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इन कारणों को, प्रभावों को समझें और इसको स्थायी स्तर पर लाने की नीतियाँ बनाएं। हम ये ना कहें कि हम वृद्धि को नकारात्मक करें, सकारात्मक करें, प्लस माइनस ना करें, हम एक स्थिर ले आएँ और इसके साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा दें, परिवार नियोजन के तरीकों को सुलभ करें और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल हो सकता है। सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की भावना बढ़ेगी तो फिर उसी हिसाब से इस पर भी एक तरह का अंकुश लगेगा। जनसंख्या वृद्धि से एक स्थिति और होती है, प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। देखो, होता क्या है कि किसी देश या क्षेत्र की आबादी में एकदम से बहुत तेज़ी से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, जो कि ज़रूरी नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। अब धरती की धारण क्षमता से ज़्यादा हो जाता है। भाई, एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह सकते हैं उसकी भी तो एक ऑप्टिमम वैल्यू है। ऐसे थोड़ी कि मैं लाखों लोग भर दिए जाएंगे। तो धरती की धारण क्षमता हो जाती है। आसान भाषा में कहें तो मान लीजिए कि कमरे में रहने वाले सिर्फ इतना ही सामान रखा जा सकता है, पर अगर हम उस कमरे में चीज़ें लगातार बढ़ाते जाएं तो एक समय बाद वहाँ पर रहना या घूमना भी मुश्किल हो जाएगा। यही स्थिति जनसंख्या विस्फोट की कहलाती है। तो जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब जन्म दर, बच्चों के पैदा होने की दर अधिक होती है और मृत्यु दर कम हो जाती है। कैसे बनती है स्थिति, ये जनसंख्या विस्फोट कैसे हो सकता है? तो वही जनसंख्या वृद्धि वाले कारण ही इसके लिए है। चिकित्सा विज्ञान में तरक्की हो गई भाई अब तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से मृत्यु कम हो रही है, मृत्यु दर कम हुई है। शादी की उम्र कम है तो समाज में कम उम्र शादी की वजह से जो प्रोडक्टिव ईयर होते हैं, बच्चा पैदा करने की जो उम्र होती है वो बढ़ रहती है। परिवार नियोजन की कमी होती है। कई सारी धार्मिक स्थितियों में भी लोग इस प्रथा को नहीं, इस विकल्प को नहीं अपनाते हैं और जागरूकता भी नहीं होने की वजह से इसको अपनाने में संकोच भी करते हैं, जिसकी वजह से जन्म दर अधिक रहती है। अब परिणाम क्या होगा भाई? अगर जनसंख्या विस्फोट की बात होती है तो संसाधनों पर दबाव ज़्यादा होगा। ज़्यादा आबादी, ज़्यादा भोजन की मांग, ज़्यादा पानी की मांग, ज़्यादा ज़मीन की मांग, ज़्यादा बिजली की मांग, ये सब बुनियादी चीज़ों के ढांचे को कमज़ोर कर देते हैं। रोजगार की कमी होगी, प्रदूषण में वृद्धि होगी, ये भी सब इसी के साथ जुड़ी हुई समस्याएं। गरीबी बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, सामाजिक व्यवस्था चरमराना शुरू हो जाएगी। तो संसाधनों की कमी और बेरोजगारी की वजह से भी असमानता बढ़ेगी। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। सरकारें परिवार नियोजन के साधन का कार्यक्रम चलाएं, लोगों को जागरूक रखें और शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे देख सकते हैं? तो जैसे कम शिक्षा और जागरूकता, तो जैसे हम लोगों ने बात की है कि शिक्षा नहीं है तो परिवार नियोजन के फ़ायदों को नहीं वो लोग समझ पाते हैं और देर से शादी करने या कम बच्चे पैदा करने में संकोच करते हैं। अंधविश्वास भी यहाँ एक अपना रोल प्ले करता है। अंधविश्वास से कुछ लोगों का ये मानना है कि ज़्यादा बच्चे होना अच्छा होता है या बेटों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिससे कि लिंग अनुपात भी बिगड़ता है। गरीबी क्या होता है? गरीबी परिवार में बच्चे कमाने वाला हाथ माने जाते हैं। कहा जाता है जितने बच्चे होंगे उतने ही मजदूर एक तरह से होंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमाई करने वाले हाथ होंगे, ज़्यादा परिवार को पैसा मिलेगा। ये एक तरह की भ्रांति है या जो भी मान्यता है वो भी है। प्रभाव, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, गरीबी असमानता बढ़ेगी, पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा। अब कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा को जब तक हम एक तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कभी भी इस समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं पा पाएंगे। तो ये हमारे था यूनिट जिसमें कि हम लोगों ने एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। और इसमें से ये महत्वपूर्ण, जितना हमने इन 8 पन्नों में पढ़ा है ये महत्वपूर्ण है, जिन पे से आपको क्वेश्चन इस यूनिट से जरूर मिलेंगे। चलिए आखिरी यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।